हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस क्लास 7 से चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट एंड इट इफेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन कराएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हीट इज, हमारे ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ टाइप ऑफ मैटर, समटाइम एनर्जी एंड समटाइम मैटर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट जो होता है हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर क्या होते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस और उसके पास वॉल्यूम हो तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर हमारा बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, जो कि होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हीट ऑलवेज फ्लो। हीट किस डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है? हमारे ऑप्शन है फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, इन बोथ द डायरेक्शंस हीट नेवर फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट का जब भी फ्लो होगा तो वो कब कहां से कहां होगा? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर ना हो जाए। तो ये हमारा हॉट टैंक है और ये हमारा कोल्ड टैंक है। तो जो हीट का फ्लो होगा वो हमेशा हॉट टैंक से कोल्ड टैंक के बीच में होगा। और ये कब तक होगा? जब तक का दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और यहाँ पे मेंशन भी है हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट टैंक टू द कोल्ड टैंक। तो हीट का हमेशा फ्लो कहां से कहां होता है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हमको वो फाइंड आउट करना है। हमारे ऑप्शन है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा क्या कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये सही बात है। हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट का तभी फ्लो होगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो ये भी बात सही है। इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिमेन अनचेंज्ड। जब भी हीट का फ्लो होगा तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होता है वो अनचेंज होता है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ हीट। इनमें से कौन से हीट के इफेक्ट्स होते हैं? हमारे ऑप्शन है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, एक्सपेंशन, राइज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो हीट के इफेक्ट होते हैं वो हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है। मान लीजिए कि आपका वाटर है, आप इसको टेम्परेचर इसका डाउन करेंगे तो क्या होगा? ये आइस बन जाता है। और साथ ही अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आ रहा है। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। उसी तरह अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर उसको आप फर्दर हीट करोगे तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में हम लोग क्या होता है? गैप छोड़ देते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं जब उनपे हीट पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारे सनलाइट से जो हीट आते हैं उसके कारण भी उसमें एक्सपेंशन होता है। उसके बाद से क्या है? राइज इन टेम्परेचर। हीट के कारण क्या होता है कि आप फर्दर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है कि वो गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। तो यहाँ जो वाटर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद केमिकल चेंज, तो हीट के इफेक्ट से केमिकल चेंज भी होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर दो वस्तुओं का टेम्परेचर सेम होगा तो इनमें से क्या होगा? हमारे ऑप्शन है हीट ट्रांसफर विल बी अकर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। समटाइम हीट ट्रांसफर, समटाइम नॉट इन बोथ। कभी कभी हीट का ट्रांसफर होगा और कभी कभी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों केस में। नो नेट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो नेट एनर्जी का ट्रांसफर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा कि नो नेट एनर्जी ट्रांसफर, उनके बीच में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक आयरन बॉल है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और मान लीजिए कि कोई आपका एक मग में या टब में पानी है और इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप आयरन बॉल को इस वाटर में डालोगे तो यहाँ पे कोई नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर
सेम होगा तो उसमें नो नेट एनर्जी ट्रांसफर होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है टेम्परेचर, पावर, हीट, एनर्जी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, टेम्परेचर। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे टेम्परेचर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। हमारे ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, केल्विन। और इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और जो हमारा कन्वर्जन होता है सेल्सियस और केल्विन के बीच में, वो होता है C इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारा सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया एक। और दूसरा जो होता है यूनिट जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो होता है सेल्सियस, जिसको हम लोग डिग्री सी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है उसको हम लोग डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज कर सकते हैं, F-32/9 इक्वल टू C/5। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा केल्विन है, ये हमको अगर प्रिसाइजली कोई टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये बेसिकली 0 पॉइंट पे होता है, जो कि हम लोग को आगे क्लासेस में पढ़ना है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज। हम लोग किस डिवाइस के हेल्प से टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। हमारे ऑप्शन है पिकोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और हम लोग 3 टाइप के थर्मोमीटर को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जो कि है हमारा क्लिनिकल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। और इन तीनों थर्मोमीटर के बारे में हम लोग आगे के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसी के साथ साथ हमारा डिजिटल थर्मोमीटर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड। वैसे सब्सटेंस जो हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेटर, कंडक्टर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंडक्टर्स। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको हीट को इजीली ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, और इनको हम लोग गुड कंडक्टर्स भी बोलते हैं। Moving to the next question, which of the following is a good conductor of heat। इनमें से कौन से गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हमारे ऑप्शन है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। हमारे आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, स्टील हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, एल्यूमिनियम भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, साथ ही हमारे कॉपर, सिल्वर, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनको भी आप याद रखिए। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस व्हिच डोंट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड। वैसे सब्सटेंस जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेटर, कंडक्टर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंसुलेटर। इनको हम लोग बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। तो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको हीट कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको भी हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करने देते उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। इनमें से कौन से इंसुलेटर है। हमारे ऑप्शन है ग्रेफाइट, एयर, एल्यूमिनियम रड, कॉपर वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एयर। एयर जो है वो हमारा एक इंसुलेटर है। इसके साथ साथ वुड, लकड़ी या प्लास्टिक की कोई चीजें etc, ये भी हमारे इंसुलेटर है। तो आप ये एग्जांपल्स जो है उसको आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे कि कौन से इंसुलेटर है, कौन से कंडक्टर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है। हमारे ऑप्शन है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब,
a bulb at one end, bulb contains mercury, a measuring scale is provided, all of this. So option E is the correct option, all of this. जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब को कंटेन करता है। आप ये देख सकते हैं, ये लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है यूनिफॉर्म, और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसका जो थिकनेस होगा वो थ्रू आउट द थर्मोमीटर सेम होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। और इसके एक एंड पे एक बल्ब होता है, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। और ये जो बल्ब होता है ये मर्क्यूरी को कंटेन करता है, और एक मेजरिंग स्केल जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये चारों चीज को कंटेन करता है, और ये बेसिकली ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का डेफिनेशन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप ये चारों पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बल्ब में इनमें से क्या चीज फिल किया हुआ होता है। हमारे ऑप्शन है मर्क्यूरी, लीड, कॉपर, सिल्वर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मर्क्यूरी। और जो हमारा मर्क्यूरी होता है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप ये भी याद रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर हैज अ किंग। इनमें से कौन सा थर्मोमीटर के पास किंग होता है। हमारे ऑप्शन है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, बोथ ए एंड बी, डिजिटल थर्मोमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें हमको यहाँ पे किंग प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे इसको किंग बोलते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग किंग बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूज ऑफ किंग इन द थर्मोमीटर। ये जो हमारा किंग होता है थर्मोमीटर में ये हम लोग क्यों यूज करते हैं। हमारे ऑप्शन है इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, इट रेजेस द मर्क्यूरी लेवल, इट मेक्स द थर्मोमीटर लुक ब्यूटीफुल, इट एक्ट्स एज अ जॉइंट टू द ग्लास ट्यूब दैट इज यूज्ड फॉर मर्क्यूरी एंड द स्केल। हमारे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये जो किंग होता है ये प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल को अपने आप गिरने से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग थर्मोमीटर का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग या तो अपने मुंह में लगाते हैं या फिर हम लोग आम के अंदर लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि जब हमारा रीडिंग हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, फिर हम अपने लाइन ऑफ साइट में ले जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसका रीडिंग लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा किंक होता है वो प्रिवेंट करता है कि वो जो मर्क्यूरी लेवल है ऑटोमेटिकली ना गिर जाए। मान लीजिए कि आपने मुंह से निकाला और आप मेजरमेंट कर रहे हो, और हो क्या रहा है कि अगर उसमें किंक प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि मर्क्यूरी लेवल ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। मान लीजिए आपको फीवर है, बट जब तक आपने उसको निकाल के अपने आंख के सामने ले गए तब तक उसका लेवल फॉल कर गया, मर्क्यूरी लेवल जो है वो फॉल कर गया, तो आप सही मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किंग क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो ना गिर जाए, इसलिए हम लोग किंग का यूज करते हैं। और जो किंग होता है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एब्सेंट होता है। So moving to the next question, what is the range of temperature reading of a clinical thermometer। ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें क्या रेंज होता है टेम्परेचर रीडिंग का। हमारे ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा लोएस्ट एंड है और ये हमारा फार्देस्ट एंड है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 से नीचे और 42 के ऊपर नहीं जाता है, इसलिए हम लोग जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और ये जो हमारा रीडिंग है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है। अगर मैं ये क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ़ारेनहाइट में दे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट में बाय फॉर्मूला F-32/9 = C/5। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो F आपको पता नहीं है तो F लिखोगे F-32/9, और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो हमारा लोएस्ट वैल्यू है वो 35, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 35/5, ये कट गया,
F इक्वल टू 9 7 या 63 और ये जो नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 32, F बराबर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। और वाइस वर्सा, अगर आपको 95 फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, अगर आपको सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है तो भी आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो ये भी बेसिकली क्या है, ये भी एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि आपका 3 ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5। यहाँ पे क्या करेंगे, F माइनस 32/9 इक्वल टू C का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0/5। 0 इज डिवाइडेड बाय 5 इज 0, तो ये हो जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाइज विथ एनीथिंग इज 0, तो F माइनस 32 इक्वल टू 0, F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? हमारे ऑप्शन है 47 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। ये हमारे सेल्सियस स्केल में होता है और ये हमारा फ़ारेनहाइट में होता है। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हमारा सेल्सियस में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये एवरेज होता है, ये बेसिकली एवरेज टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का। तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्लाइटली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी हो 37 के, क्योंकि ये एवरेज है। ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का। इसलिए अगर हो भी सकता है कि आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे हो सकता है 36.9 हो या 41.2 हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी? इनमें से कौन सा थर्मोमीटर मर्क्यूरी को कंटेन करते हैं? हमारे ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें भी मर्क्यूरी होता है, और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें भी मर्क्यूरी होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं? ये हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या जो कुछ हमारे जो पेट्स होते हैं उनका भी बॉडी टेम्परेचर को मापने में यूज होता है। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये लैब्स में यूज होता है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज, इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड है क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने का? हमारे ऑप्शन है होल्डिंग द थर्मोमीटर बाय बल्ब, बिफोर यूज the mercury level should be below 39 degree Celsius, don't hold the thermometer by bulb, none of this. So option C is the correct option, don't hold the thermometer by bulb. हम लोग को थर्मोमीटर को बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो अगर ये सही है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, बिफोर यूज द मर्करी लेवल शुड बी बिलो 39 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल वो होता है 37, तो इससे तो कम ही होना चाहिए, तो ये 35 से हमारा कम होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वी शुड अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। व्हाई? हम लोग को जो थर्मोमीटर होता है उसको सन और नियर अ फ्लेम से दूर रखना चाहिए। इसका कारण क्या होता है? हमारे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली इट मे ब्रेक, इट मेजर फ्लेम टेम्परेचर, सन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, वेपर कैन क्रिएट अंडर थर्मोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑटोमेटिकली इट मे ब्रेक। अगर आप थर्मोमीटर को सन और नियर अ फ्लेम रखोगे तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी कर सकता है, इसलिए हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ थर्मोमीटर व्हिच डू नॉट यूज मर्करी इज नोन एज। वैसे थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी का यूज नहीं करते उसको हम लोग क्या कहते हैं?
हमारे ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिजिटल थर्मोमीटर। जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें मर्क्यूरी का यूज नहीं होता है, और जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इस दोनों में हमारा मर्क्यूरी का यूज होता है। और मर्क्यूरी क्या होता है, वो हमारे लिए पॉइजनस होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें मर्क्यूरी का यूज नहीं होता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशन क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन ब्रेक? इनमें से क्या कंडीशन पे जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ब्रेक कर सकता है? हमारे ऑप्शन है व्हेन केप्ट इन सन, अगर उसको हम लोग सन में रखेंगे तब, व्हेन हीट्स बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, व्हेन डिप्ड इन हॉट टी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को सन में रखोगे, या फिर आप उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करोगे, या फिर उसको आप हॉट टी के अंदर डिप कर दोगे, तो क्या हो सकता है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ब्रेक कर जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which thermometer is used to measure the temperature of different things and places? इनमें से कौन सा थर्मोमीटर का हम लोग यूज करते हैं जब हमको मेजर करना होगा टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड प्लेसेस? हमारे ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जब भी हमको डिफरेंट थिंग्स या प्लेसेस का अगर टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये ह्यूमन बॉडी या जो हमारे पेट्स होते हैं उनका अगर हम लोग को बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और जो हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होता है ये किसी भी प्लेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है या मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, which thermometer record the highest and lowest temperature during a period of time? इनमें से कौन सा थर्मोमीटर के हेल्प से हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं एक खास समय पे? हमारे ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। हम लोग पेपर्स में या फिर हम लोग वेदर ऐप में ये सब में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पे क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है या एक पर्टिकुलर डे पे क्या मिनिमम टेम्परेचर है। अगर हमको वैसा कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हीट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड्स बाय, जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्टर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कंडक्शन। जब भी हम लोग का सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, और ये जो सब्सटेंस होता है जो कि हीट को कंडक्ट करता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एंड ऑफ द आयरन रड, अगर मान लेते कि एक आयरन रड है, तो यहाँ पे क्या है, एक आयरन रड के एक एंड को हम लोग यहाँ पे पकड़ के रखा है और दूसरे एंड को क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हीट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे भी सेंसेशन आएगा हमको हीट का, क्योंकि ये जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो इस एंड से इस एंड के तरफ होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स में होगा तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, और वैसे सब्सटेंस जो हीट का ट्रांसफर कर पाते हैं उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्शन अकर्स थ्रू, कन्वेक्शन जो होता है वो किन में होता है? हमारे ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिक्विड एंड गैस। जब भी हीट का ट्रांसफर लिक्विड में या गैस में होता है तो उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हीट इन लिक्विड ट्रेवल फ्रॉम द, लिक्विड में हीट का जो ट्रेवल होता है वो कहां से कहां होता है? हमारा ऑप्शन है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बॉटम टू टॉप। जो हमारा लिक्विड में हीट का जो ट्रेवल होता है वो बॉटम से टॉप की तरफ होता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे वाटर दिया हुआ है और आप इसको नीचे से हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सरफेस पे जो वाटर होगा वो पहले हीट होगी, तो पहले हीट होगी तो क्या होगा कि गर्म जो होगा, तो इसका एक प्रॉपर्टीज है कि ये ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो ऊपर जाएगी, और यहाँ पे जो गर्म हवा है या गर्म पानी जो है वो उसको यहाँ पे रिप्लेस करेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी हीट ना हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं।
जब भी हीट का ट्रांसफर लिक्विड में या गैसेस में हो तो उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेंट आर फॉर्म्ड इन ऑल लिक्विड ऑन हीटिंग? किस करंट का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग लिक्विड्स को हीट करते हैं? हमारे ऑप्शन है रेडिएशन करंट, कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्वेक्शन करंट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा लिक्विड होता है उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो कन्वेक्शन होता है, तो उसमें जो करंट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ये जो हमारा कन्वेक्शन करंट होता है इसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, the hand which is over the flame feels hotter because hot air moves in। जो हमारा हाथ होता है अगर उसको हम लोग फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो उसको भी गर्म का एहसास होता है, बिकॉज उसका कारण ये है कि हॉट एयर किस डायरेक्शन में मूव करता है। हमारे ऑप्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो हमारा गर्म हवा होता है उसका एक प्रॉपर्टीज होता है क्या, कि ये ऊपर जाना चाहता है। इसी के कारण क्या होता है कि अगर हम लोग कैंडल के ऊपर या किसी फ्लेम के ऊपर अगर हाथ रखते हैं तो हमको क्या होता है, गर्म का फील होता है, बिकॉज ये जो हॉट एयर होता है इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि ये ऊपर जाना चाहता है। इसके कारण हमको क्या होता है कि अगर हम लोग किसी फ्लेम के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमको गर्म फील होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस बाय। सन से जो हीट निकलती है वो हम तक किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है? हमारे ऑप्शन है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और इसी प्रोसेस के दौरान जो सन से जो हीट होती है वो हम तक पहुंच पाती है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सन है और ये अर्थ है। सन से जो हीट निकल रही है वो ड्यू बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही है। तो रेडिएशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, a beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because कोई बेगर है वो अपने आप को few layers of newspaper से रैप कर लेता है on a cold winter night। ठंडे के मौसम में एक बेगर क्या करता है कि अपने आप को कुछ लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर से रैप कर लेता है। इससे क्या होता है कि वो जो बेगर होता है उसको अब थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है। इसका कारण क्या है वो हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हीट, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज एट ए हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप क्या करोगे कि अगर आप फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर से अगर रैप करते हो तो क्या होगा कि एक न्यूज़पेपर के ऊपर दूसरा न्यूज़पेपर, उसके ऊपर तीसरा न्यूज़पेपर, इसमें क्या होगा कि जो हमारा एयर होता है वो ट्रैप हो जाता है, और जो एयर ट्रैप हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाता है। और हमको पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी जो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को लूज नहीं करते हैं। इसके कारण हमको क्या होता है कि वार्म फील होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 34, a marble tile would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile, जो हमारा मार्बल टाइल होता है उसमें हमको ठंड का एहसास होता है एज कंपेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। इसका कारण क्या है, तो जो हमारा मार्बल टाइल होता है और जो हमारा वुडन टाइल होता है, तो मार्बल टाइल में हमको क्या होता है, कोल्ड का ज्यादा एहसास होता है ऑन अ विंटर मॉर्निंग इन कंपैरिजन टू वुडन टाइल। इसका कारण क्या है, बिकॉज द मार्बल टाइल का क्या कारण है जिसके कारण हमको यहाँ पे कोल्ड का एहसास होता है। तो हमारे ऑप्शन है इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल, is polished when wooden tile is not polished, reflects more heat than wooden tile, is a poor conductor of heat than the wooden tile। तो अगर आप देखोगे कि तो क्या होता है कि जो हमारा मार्बल टाइल होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है देन द वुडन टाइल। तो इसमें होगा क्या कि अगर विंटर मॉर्निंग है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सराउंडिंग से हीट का ट्रांसफर होगा मार्बल टाइल में, और मार्बल टाइल भी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सराउंडिंग से क्या होगा कि जो हमारा हीट का ट्रांसफर मार्बल में हो जाएगा और हम लोग को वहां पे ठंड का एहसास होता है। बट जो हमारा वुडन टाइल होता है ये एक बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम लोग को एज कम्पेयर टू वुडन टाइल हम लोग को मार्बल टाइल में
कोल्ड का एहसास होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Samir and Aditi measured their body temperature. Samir found her to be 98.6 degree Fahrenheit and Aditi recorded 37 degree Celsius. Which of the following statement is true? समीर और अदिति ने क्या किया, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया। समीर ने देखा कि जो अदिति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अदिति ने देखा कि जो समीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारे ऑप्शन है समीर हैज ए हायर बॉडी टेम्परेचर देन अदिति, समीर हैज ए लोअर बॉडी टेम्परेचर देन अदिति, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए, एक हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में और एक है हमारा फ़ारेनहाइट में। जब तक उसको हम लोग सेम यूनिट में नहीं लाएंगे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करिएगा 37 डिग्री सेल्सियस को या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो दोनों का क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। और हमको पता है कि जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आप करोगे कैसे, जो हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़े हैं उसी फॉर्मूला की हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। f - 32/9 = c/5। तो अब यहाँ क्या करोगे, f - 32/9 = c का हमारा वैल्यू क्या है 37/5। अब इसको काटोगे, 5 7 35, 7.2। अगर आप इसको सब सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको सॉल्व करो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बट ये हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उसको जब हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो 98.6 डिग्री हो जाता है। तो दोनों समीर और अदिति का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मैच द फॉलोइंग। अब हमको मैच करना है, हमारे पास यहाँ पे कॉलम ए है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी है, तो हमको कॉलम ए और कॉलम बी में मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन हमारे सॉलिड्स में होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमारा क्या होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है कि हमको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, तो आप इसको यहाँ मैच कर सकते हो। इंसुलेटर, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट का ट्रांसफर नहीं करते। तो हम लोग यहाँ देख रहे हो वुड, प्लास्टिक, वुल, एयर, वाटर, तो ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हो। लैंड ब्रिज, अब आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं डार्क कलर्ड सरफेस। डार्क कलर सरफेस क्या होता है, तो ये हमारा गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। लाइट कलर सरफेस क्या होता है, पुअर ऑब्जर्वर ऑफ हीट। और जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, और हमको ये देखना है कि लैंड ब्रिज कब होता है और सी ब्रिज कब होता है। अब देखिए, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक फिनोमेना है जो कन्वेक्शन प्रोसेस के होता है। तो होता क्या है इसमें, कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लैंड है और यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका सन है। तो ड्यूरिंग डे जो सनलाइट जब हमारे अर्थ पे पड़ेगी, जो हमारा लैंड पे पड़ेगा, तो क्या होगा कि जो लैंड है यहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो हॉट एयर होता है उनका टेंडेंसी होता है कि वो ऊपर उठना चाहती है, और यहाँ पे जो हमारा सी है, यहाँ पे जो हवा है वो ठंडी है, तो जैसे ही ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। उस स्पेस को फिल करने के लिए क्या होगा कि जो यहाँ पे जो सी के ऊपर जो हवा है वो क्या होगी, वो इस हवा को, ये जो बैक एंड स्पेस है उसको फिल करना चाहेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो हवा है उसका जो मूवमेंट है वो सी से लैंड की तरफ हो रही है, इसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। और सी ब्रिज कब होता है, ड्यूरिंग डे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी ब्रिज कब होगा, ड्यूरिंग डे, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हो, डे टाइम।
और जो लैंड ब्रिज होता है वो होता है कब, नाइट के दौरान। तो आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हो। अब हम लोग एक बार ड्यूरिंग नाइट भी समझ लेते हैं। ड्यूरिंग नाइट, अब ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है कि हमारे पास जो लैंड है, तो लैंड का एक प्रॉपर्टी है कि ये कूल्स भी जल्दी होता है, कूल्स इजली, बिकम्स हॉट इजली। ड्यूरिंग नाइट क्या होगा कि ये जो हमारा दिन में क्या हुआ, लैंड जल्दी गर्म भी हुआ था, तो ये नाइट में क्या होगा कि जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा लैंड है और यहाँ पर सी हमारा एसी का सरफेस है। तो ये होगा क्या कि ड्यूरिंग नाइट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो लैंड का प्रॉपर्टी है क्या, ये जल्दी ठंडा भी होता है, ये जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो ड्यूरिंग नाइट जो हमारा सन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो हवा होगी लैंड के ऊपर, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और बट जो हमारा पानी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको जल्दी ज्यादा टाइम भी लगता है गर्म होने में, और इसको ज्यादा टाइम भी लगता है ठंडे होने में। तो ये जो हमारा सी के ऊपर के जो हवा है ये गर्म रहेंगी इन कंपैरिजन टू द एयर अबव द लैंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सी के ऊपर का जो हवा है वो भी गर्म है, तो ये ऊपर जाना चाहिए। और जो हमारे पास लैंड पे जो हवा है, लैंड के जो सरफेस पे जो हवा है, ये अभी भी क्या है, ये कोल्डर है। तो ये क्या होगा कि ये इस हवा जो वैकेंट स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा, इसको यहाँ पे ये फिल करना चाहेगा। तो ये हमारा क्या मूवमेंट हो रहा है, यह मूवमेंट हो रहा है हमारा लैंड से सी की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। और लैंड ब्रिज कब होता है, ड्यूरिंग नाइट। तो जो हमारा ऑप्शन होगा लैंड ब्रिज होगा हमारा नाइट के टाइम, और जो हमारा सी ब्रिज होगा वो होगा डे टाइम। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। हमारे पास 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे और 1 लीटर पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का क्या टेम्परेचर होगा। हमारा ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा कैसे, देखिए, एक हमारा 50 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये मोर हॉटर है इन कंपैरिजन टू ए वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग सीख चुके हैं कि जो हमारा जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हॉट से कोल्ड के बीच में होता है। तो जो हमारा हॉट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा हीट को लूज करेगा। और जो ये जो 30 डिग्री सेल्सियस है ये थोड़ा हीट को इंक्रीज करेगा। तो उसके हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या है कि ये दोनों टेम्परेचर को जोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारा हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे तो समेशन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो गया, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। और आप इसको कंटिन्यूअसली हीट नहीं करोगे तो ये 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये क्या किया, इसको माइनस कर दिया, 50 माइनस 30, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं होता है, यहाँ पे कभी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है बिटवीन हॉट टू कोल्ड, हीट ट्रांसफर। So moving to the next question. An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will be। मान लीजिए कि आपका एक मग है, मग में पानी है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास एक आयरन बॉल है, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर इस आयरन बॉल को आप पानी में ड्रॉप करोगे तो क्या होगा। हमारे ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। हीट का फ्लो क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों का दोनों जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा कि कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 39. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. एक wooden spoon को अगर हम लोग cup of ice cream में dip करेंगे तो उसका जो other end होगा wooden spoon का वो कैसा होगा। हमारे ऑप्शन है becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not become cold. Option D is the correct option,
does not become cold. जो हमारा वुडन स्पून होता है ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए वो कोल्ड नहीं होगा, वो ठंडा नहीं होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, हमारे ऑप्शन है copper bottom make the pan more durable. Such pans appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Copper is easier to clean than the stainless steel. So option C is the correct option. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. तो हमारे जो स्टील के जो बर्तन होते हैं उनके बॉटम पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का जो बॉटम होता है या फिर कोटिंग आप उसको बोल सकते हो, इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज जो कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है वो स्टील के कंडक्टिविटी से ज्यादा होता है, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर बॉटम प्रोवाइड करते हैं स्टेनलेस स्टील पैन पे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलन क्लॉथ्स, हमारा ऑप्शन है कीप्स अस कूल, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, कीप्स अस वार्म। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कीप्स अस वार्म। तो हमारा वुलन क्लॉथ होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जब हम लोग का ठंड के मौसम में जब हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी का जो हीट होता है उसको ये बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता है, क्योंकि जो हमारा वुलन क्लॉथ होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी रीजन के कारण क्या होता है कि जो हम लोग ठंड के मौसम में क्या करते हैं वुलन क्लॉथ को पहनते हैं, जो कि हमारा हमको वार्म रखने में हेल्प करता है, बिकॉज ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। इसका क्या कारण है, हमारे ऑप्शन है ड्यूरेबल, मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डू नॉट ब्रेक ऑन हीटिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारा मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हमारे जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, at a campsite there are tents of 3 sets, one made with black fabric, the other is white fabric and one is black and white combination. Which will you prefer for resting on a hot summer afternoon? एक कैंप साइट पे 3 टेंट लगे हुए ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, एक का कलर है ब्लैक, दूसरे का है व्हाइट फैब्रिक और तीसरा है जो ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का बना हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको हॉट समर आफ्टरनून में अगर रेस्ट करना होगा तो आप कौन सा टेंट को प्रेफर करेंगे। हमारे ऑप्शन है ब्लैक फैब्रिक, व्हाइट फैब्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाइट फैब्रिक। व्हाइट फैब्रिक क्या करेगा कि ये जो हमारा हीट होगा उसको ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि व्हाइट फैब्रिक जो होगा उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। और हम लोग को ये भी रिकमेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग समर हम लोग को लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए या व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, व्हाइट भी लाइट ही कलर होता है। और ड्यूरिंग विंटर हम लोग ब्लैक कलर के जो ड्रेस होते हैं या ब्लैक कलर का जो हमारा कपड़ा होता है उसको हम लोग पहनते हैं, बिकॉज जो ब्लैक कलर होता है ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्बर होता है, और ये जो हमारा लाइट कलर होता है ये रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट को प्रेफर करेंगे फॉर ए हॉट समर आफ्टरनून। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स होके क्या होता है कि ये कोल्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक फैब्रिक को प्रेफर करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन स्पून इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल इट्स अदर एंड। जो हमारा वुडन स्पून होता है, जो हमारा लकड़ी का जो चम्मच होता है उसको हम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल सब्जी बनाने में, तो उसका जो अदर एंड होगा स्पून का उसमें क्या होगा। हमारे ऑप्शन है becomes hot due to conduction, becomes hot due to convection, does not become hot, both A and B। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, does not become heat। हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि जो हमारा वुडन होता है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, या फिर हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि ये हॉट नहीं होगा। Going to the next question, question 45, the process by which we get heat while sitting in front of room heater। और हम लोग रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमको गर्मी का एहसास होता है, ये किस प्रोसेस के दौरान होता है। हमारे ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस के हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा रूम में अगर कोई हीटर है तो उसके अगर हम लोग सामने बैठते हैं
तो हमको क्या होता है कि हीट का एहसास होता है, तो ये रेडिएशन के कारण होता है। Moving to the next question. Question number 46. The phenomena involved in the formation of land and sea bridges. इस फेनोमेना के कारण लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। हमारे ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण क्या होता है कि हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47. Which of the following would expand most on being heated for some time? अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा अगर हम उसको हीट करेंगे फॉर सम टाइम? अगर हम लोग कुछ टाइम के लिए उसको हीट करेंगे तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन एक्सपैंड करेगा? हमारे ऑप्शन है एयर, वाटर, आयरन। इक्वल एक्सपेंशन इन ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एयर। अगर हम लोग एयर को कुछ टाइम तक हीट करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इनमें से होगा बेस्ड ऑन दिस ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर गैस है, वाटर लिक्विड है और आयरन जो है वो सॉलिड है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है उसके कारण ये चीज होता है। तो एयर यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा अगर हम उसको कुछ टाइम तक हीट करेंगे तो। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट है रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या रेंज होता है? तो वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। सन हीट रीचेस अस थ्रू, सन का जो हीट होता है वो हमारे तक किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डैश द कूल एयर मूव फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। किस प्रोसेस के दौरान जो हमारा ठंडा एयर होता है वो लैंड से सी की तरफ मूव करता है? तो आप यहाँ देखो क्या लिखा है, लैंड से सी की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा लैंड ब्रिज। ये सिंपल है याद करने का कि अगर लैंड से सी की तरफ मूवमेंट होगा तो लैंड ब्रिज, अगर सी से लैंड की तरफ मूवमेंट होगा तो ये होता है हमारा सी ब्रिज। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सी ब्रिज होता है वो ड्यूरिंग डे होता है और जो हमारा लैंड ब्रिज होता है वो ड्यूरिंग नाइट होता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जाके वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लैंड ब्रिज। So moving to the next question. Which of the following is the appropriate movement of land bridge and sea bridge respectively? इनमें से कौन सा appropriate movement है लैंड ब्रिज का और सी ब्रिज का? हमारा ऑप्शन है लैंड टू सी, सी टू लैंड, सी टू लैंड, लैंड टू सी, सी टू सी, लैंड टू लैंड, लैंड टू लैंड, सी टू सी। अब यहाँ देखिए पहले हमारा क्या पूछा है, लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज में हम लोग क्या सीखे हैं कि इसमें लैंड से सी की तरफ मूवमेंट होगा और सी ब्रिज में क्या होगा, सी से लैंड की तरफ मूवमेंट होगा। तो अब देखो पहला क्या होना चाहिए, लैंड से सी, लैंड टू सी, और दूसरा क्या होना चाहिए, सी टू लैंड। तो ऑप्शन ए आप देख रहे हो ये मैच कर रहा है, लैंड टू सी एंड सी टू लैंड। और ये एकदम याद रखने का तरीका है कि हवा का मूवमेंट, अगर लैंड ब्रिज हो रहा है तो हवा का मूवमेंट लैंड से सी की तरफ होगा, अगर सी ब्रिज हो रहा है तो सी से लैंड की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. Aditi wants to measure the body temperature of Sachin. She got 36.4 degrees Celsius, 37.4 degrees Celsius, and 36.6 degrees Celsius in first, second, and third attempt, respectively. What is the average body temperature of Sachin? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अदिति है वो सचिन का बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना चाहती है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 36.4 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर रही है, सेकेंड अटेम्प्ट में 37.4 डिग्री को मेजर कर रही है और थर्ड अटेम्प्ट में 36.6 डिग्री सेल्सियस को वो मेजर कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या होगा सचिन का। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 अटेम्प्ट में किया गया है, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट, और जो टेम्परेचर आया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में। तो ये क्या है हमारा 36.4 प्लस 37.4 प्लस 36.6, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110.4 बाई 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 36.8 डिग्री सेल्सियस।
ये हमारा डिग्री सेल्सियस में है सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 36.8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 52, once in a summer day Aditi keeps an iron chair in sunlight. After few hours iron chair get heated because, एक गर्मी के दिन में अदिति क्या करती है कि आयरन चेयर को सनलाइट में रख देती है और वो नोटिस करती है कि कुछ घंटे के बाद जो आयरन चेयर होता है वो हीट हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या कारण है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय ऑल द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। ये जो हमारा सन है जिसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं। तो सन से जो लाइट आएगा, सन से जो हीट आएगा वो ये चेयर पे पड़ेगा, इससे क्या होगा कि ये हीट हो जाएगा। तो ये किस प्रोसेस के दौरान होगा, ये होगा रेडिएशन के कारण। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हीट चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।